देखिए इस वीडियो में हम लोग जो है ये सेकंड पार्ट है किस चीज का, जो सी बॉटम जो ओशन के जो फ्लोर्स पे हमें मिलते हैं ना स्थलाकृतियां उनका। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक है, इसकी पहली लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इस चीज का कि महासागर में जो बेसिन्स होते हैं, बेसिन्स मीन्स जो महासागर की तली वाला जो पार्ट है। ठीक है, तली मीन्स जो नीचे वाला पार्ट है, और महाद्वीपीय शेल्फ यानी महाद्वीप की जो शेल्फ है उसके बीच में आ गया आपका मगन ढाल, इधर आ गया आपका क्या महाद्वीपीय बेसिन। ठीक है, इन दोनों के बीच में ज्वाइन होती है। जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र, जलमग्न तट, यहां से पढ़िए, जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहता है ये, इस तरीके को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सपोज कीजिए ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, ऐसे ही तो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका, और ये आपका समुद्र है। ठीक है, ये आपका हो गया सी, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको CS लिख देता हूं। ठीक है, और ठीक है इसके बाद ये आ गया आपका स्लोप। ठीक है, फिर आ गया आपका ये मैदान। देखिए अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये CS हो गया आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, ये वाला पार्ट जो समुद्र का जहां तक पानी आ रहा है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका ऐसे जाते जाते B, A से B तक हो गया आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। B से C वाला जो पार्ट है ये यहां तक जो है ये हो गया आपका स्लोप। अब इसको स्लोप नाम क्यों दिया है, कॉन्टिनेंटल स्लोप नाम क्यों दिया, इसको ऑब्वियसली इसकी ग्रेडियंट में और इसके ग्रेडियंट में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ढाल जो है वो आपको कम दिखाई दे रहा है, किसके कंपैरिजन में, कॉन्टिनेंटल स्लोप के। तो ये आपका क्या हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, ये वाला आपका हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्यों, इसमें ढाल भी देखिए ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये जो C से लेके D तक वाला पार्ट है आपका ये एकदम सीधा है, देखिए है ना, इसे हम लोग कहते हैं गहरे वितलीय मैदान यानी सागरीय मैदान। ठीक है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं खाली कॉन्टिनेंटल स्लोप, पता चला आपको। अब इस पर आइए, ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 से 300 मीटर के बीच होती है। ठीक है, यानी 200 से 2000 फैदम। बस आपको ये थोड़ा सा अगर याद हो जाए तो ठीक है, 200 से 300 मीटर तक इसकी डेप्थ होती है। ठीक है, अब इस पे आइए, महाद्वीपीय मगन ढाल एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर तीव्र ढाल वाली अंत्य सागरीय कंदराएं सबमरीन कैनियंस मिलती हैं। जैसे आपने V आकार की घाटी और गॉर्ज पढ़े हैं ना, सेम वैसे ही महाद्वीपीय मगन ढाल पर आपको क्या मिलेंगे, सबमरीन कैनियंस। से कहाँ मिलती है सबमरीन कैनियंस, ये देखिए ये वाली फिगर पे आइए, ये B और C के बीच में जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है इसमें अंदर की तरफ ऐसे ऐसे ना थोड़ा सा खड्डा सा बना रहता है अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ क्या मिलती हैं, सबमरीन कैनियन। सबमरीन क्यों कहा गया है, यानी सागर में डूबी हुई जो कंदराएं होती हैं उनको कहा गया है। ठीक है, समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के केवल 8.5% भाग पर मगन ढाल पाए जाते हैं। फैक्चुअल चीज है ये, याद हो जाए तो ठीक, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मगन ढाल पर सागरीय निक्षेप का अभाव रहता है क्योंकि ढाल के कारण सागरीय निक्षेप उन पर टिक नहीं पाता। कॉमन सी बात है, ढाल इतना ज्यादा होता है कि जो भी निक्षेप होता है वो उन पर नहीं टिक सकता। मगन ढाल की उत्पत्ति सागरीय तरंगों द्वारा उत्पन्न अपर्दन के कारण होती है, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार इनका निर्माण विवर्तनिक कारणों के द्वारा भी हुआ है, जिसमें भ्रंशन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि मगन ढाल कैसे बने हैं, अपर्दन के कारण बने हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको टेक्टोनिक्स कारण भी मानते हैं। विवर्तनिक कारण मीन्स टेक्टोनिक कारण मानते हैं, जिसमें फॉल्ट अपने आप में बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, आगे आइए, ये थोड़ा सा देखना, ये इसलिए याद करने के लिए जरूरी है कि मान के चलिए सीक्वेंस कई बार पूछ लेते हैं कि कहाँ के जो हैं जो मगन ढाल हैं सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं। जैसे अटलांटिक में है, देन आफ्टर प्रशांत में है, फिर आपके हिंद महासागर में। ठीक है, इस तरीके से मतलब याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा मेमोराइज रखना कि हाँ सबसे ज्यादा मगन तट कहाँ के चौड़े हैं, सबसे ज्यादा महाद्वीपीय ढाल कहाँ का चौड़ा है, इस हिसाब से। ठीक है, अब आता है उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद आता है आपका कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, इसका औसत ढाल 0.5 से 1 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, यानी बहुत कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ ये समतल होकर महासागरीय मैदान में मिल जाता है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट पूरा पोर्शन नहीं है, लेकिन जब आपको सीक्वेंस पढ़नी होगी, कैसी सीक्वेंस,
ये वाली देखिए, ये वाली जो सीक्वेंस है ना, जिसमें एरो बनाया हुआ है मैंने, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज, डीप सी प्लेन्स एंड ट्रेंचेस। ये सीक्वेंस जब एग्जाम में आएगी तब आप इसको, किसको, थर्ड पॉइंट जो है ये वाला कॉन्टिनेंटल राइज, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, कि स्लोप के बाद सीधा प्लेन्स आ गए, नहीं, स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज आता है। तो सीक्वेंस को मत भूलना कभी भी, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, गहरे महासागरीय मैदान की बात करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये जरूर पूछते हैं, ठीक है। लग रहा होगा मैंने पहले आपको कहा है कि याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जरूर पूछा कई बार, ठीक है। गहरे महासागरीय मैदान जो हैं, इनकी जो है, ठीक है, नितल का जो विस्तृत मंडल है, इसकी गहराई पूछ लेते हैं 3000 से 6000 मीटर, ठीक है। आपको याद भी हो जाएगी इजीली कि 3 to the 6, ऐसे याद रख लीजिएगा। समस्त महासागरीय भाग के 75.9% भाग पर महासागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। अटलांटिक महासागर सागरीय मैदान अपेक्षाकृत कम विस्तार है का प्रमुख कारण महाद्वीपीय मगन तट का अधिक विस्तृत होना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जहां पर महाद्वीपीय मगन तट चौड़े होंगे, ठीक है, वहां पर सागरीय मैदान जो होंगे ना, वो क्या होंगे, सकरे होंगे। इट मीन्स दैट इनमें कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, कि अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां का चौड़ा है वहां का सागरीय मैदान चौड़ा नहीं होता, और जहां का सागरीय मैदान चौड़ा है वहां का कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़ा नहीं होता, ठीक है, याद रखना आपको। इसके बाद देखिए, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा है 80.03, अटलांटिक में सबसे कम है, देखिए, है ना। प्रशांत महासागर के मगन तट मैंने कहा था ना सकरे हैं, रॉकी और एंडीज वाली जो बात बताई थी आपको, जिस वजह से वहां पे सबसे ज्यादा चौड़े मगन, वो क्या कहते हैं, वितलीय मैदान मिलते हैं। कितना, 80.3%। अटलांटिक में सबसे कम है, क्यों, अटलांटिक का मगन तट चौड़ा है, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ अटलांटिक का चौड़ा है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ के जो वितलीय मैदान है वो सकरे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओशन ट्रेंचेस पर, यानी डीप पर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और आपको बस टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये जैसे ये पहला पॉइंट है, महासागरीय गर्त महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं, कॉमन सी बात है, और 7% भाग पर ये फैले हुए हैं, याद होता है, ठीक, वरना कोई बात नहीं। इनका ढाल एकदम खड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। कैसे गर्त कैसे होता है, गर्त कभी ऐसा तो होता नहीं है, देखा होगा आपने कैसा होता है गर्त, ज्यादातर वो ऐसा होता है ना, ये जो वी शेप्ड का होता है, इसमें ढाल देखो एकदम खड़ा है ना, इसका ये वाला ढाल जो है, तो इसलिए इनका ढाल एकदम खड़ा होता है। इनकी तलीम 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं ये, ठीक है। इनकी स्थिति प्राय तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। ये सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्र से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पे दो बातें कही गई हैं, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रबल भूकंप। आप दोनों जानते हैं कि जो रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन में, वो ज्वालामुखी के लिए भी जानी जाती है और भूकंप के लिए भी जानी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, पैसिफिक ओशन में सबसे गहरे गर्त मिलते हैं, ठीक है, तभी तो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप की बात हो रही है। सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप कहाँ आते हैं ज्यादातर, आपने पढ़ा है ना, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में। तो जहां पर इनका जिक्र हो रहा है, तो पैसिफिक ओशन में ये बात कही जा रही है कि महासागरीय गर्त सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचरण के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने सबडक्शन में क्या पढ़ा है, देखिए मैं थोड़ा साइंटिफिकली समझाता हूं। ये प्लेट 1 है, ये आपकी, ये ऐसे बना दी मैंने, ये आपकी प्लेट 2 है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ऐसे है प्लेट 1 की, और प्लेट 2 की ऐसे है। जब ये आपस में एक दूसरे टकरा रही हैं, टकराने के बाद ये प्लेट नीचे चली जाएगी, प्लेट 1, ठीक है। ये प्लेट 2 कहाँ आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। तो जब ये नीचे गई, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला देखो, जिसको मैंने शेड डाल रहा हूं इसमें, ये वाला जो पार्ट है जो नीचे गया, ये गहरा नहीं होता चला जाएगा, गहरा तो जाएगा, तो किसका निर्माण होगा, आपका आपकी बनेगी फिर ट्रेंच। क्या बनेगी, ट्रेंच। तो ये जो आपका नीचे की तरफ पार्ट जा रहा है, ये गहरा होता जा रहा है, जिसपे मैंने शेड डाला है, ये वाला जो आपका पार्ट है क्या कहलाता है, इससे आपके क्या बनते हैं, ट्रेंचेस, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, यही बात यहां पर कही जा रही है जो इस वाले पैरा में है। किस वाले पैरा में, इस वाले में, कि इनकी स्थिति प्राय तट के सहारे, इस वाले में। आकार की दृष्टि से गर्त को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक होते हैं डीप, ठीक है, और एक होते हैं ट्रेंच। फर्क क्या होता है, कम क्षेत्र वाले किंतु अत्यधिक गहरे को हम लोग डीप कहते हैं, ठीक है, यानी इसका एरिया तो कम होगा पर गहराई ज्यादा होगी। और लंबे, जिनका एरिया तो गहरा होगा ही होगा, लेकिन वो साइज में भी लंबे होंगे, यानी उनका एरिया भी ज्यादा होगा, उसको हम लोग ट्रेंच कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली समझने के पर्पज से है आपके लिए।
अब इस पर आइए आप। महासागरों में कुल 57 गर्तों का पता लगाया गया है, जिसमें 32 प्रशांत में, 19 अटलांटिक में और 6 हिंद महासागर में अवस्थित हैं। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना ट्रेंच है। देखो मारियाना ट्रेंच के ऊपर लिखा हुआ है चैलेंजर गर्त। ये दोनों का नाम सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। कई बार एग्जाम में चैलेंजर गर्त के नाम से दे देंगे, एग्जाम में कई बार चैलेंजर गर्त के नाम से आ जाता है, कई बार मारियाना ट्रेंच के नाम से आ जाता है। जैसे पूछ लिया चैलेंजर गर्त कहाँ है, कि चैलेंजर गर्त और मारियाना ट्रेंच एक ही है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि चैलेंजर और मारियाना दोनों के दोनों सेम है, चैलेंजर गर्त और मारियाना ट्रेंच, जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में ग्वाना द्वीपमाला के निकट अवस्थित है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये आप नीचे देख रहे होंगे टेबल दी हुई है ना। ये देखिए बस यहां तक है ये टेबल कंप्लीट। एक में लिखा हुआ है गर्त के नाम, स्थिति और गहराई। ठीक है। पहले क्या पूछते थे एग्जाम में, खाली इनकी स्थिति पूछते थे। आजकल क्या होता है इनकी डेप्थ भी पूछ लेते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से ये आपको याद करना ही पड़ेगा, टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से याद करना पड़ेगा। देखिए चैलेंजर लिखा है, इसके ब्रैकेट में मैंने मेरियाना लिखा है, यानी चैलेंजर और मारियाना सेम है। ठीक है। इसमें पहला देखिए लिखा हुआ है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर। जो चैलेंजर गर्त है जिसे मारियाना गर्त कहते हैं, वो हम लोग भाषा में क्या बोलते हैं कि पैसिफिक ओशन में है, लेकिन पैसिफिक ओशन के भी किस पार्ट में है, उत्तर पश्चिमी पार्ट में है। तो एग्जाम में इस चीज के लिए कंफ्यूज मत होना। एग्जाम वाले कई बार ऐसा भी दे देंगे कि उत्तर पश्चिमी की बजाय आपको दे देंगे मध्य दक्षिण, ठीक है, उत्तर पूर्वी, और आप टिक करके गलत हो जाएगा। फिर इस चीज का थोड़ा सा डायरेक्शन जरूर याद रखना कि डायरेक्शन कहाँ है कौन से ओशन में, प्लस इनकी ये डेप्थ कितनी है। ठीक है। चैलेंजर, टोंगा, स्वायर, प्यूर्टो रिको, क्यूराइल, रोमेंस और सुंडा। ठीक है। अब देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा हंसना मत आप, लेकिन थोड़ी ट्रिक बहुत अजीब सी है, हंसना मत। ठीक है। देखिए सुंडा जो है ये थोड़ा सा अजीब नाम लगता है। ठीक है। इंडियंस के बारे में थोड़ा सा मतलब डिनोट करता है कि हाँ इंडियंस ऐसे ही हैं, तो इसलिए पूर्वी हिंद महासागर में है। ठीक है। रोमेश का जो है इसको मतलब आप समझ जाइए किस मतलब से आप निकाल सकते हैं, ये साउथ में है। ठीक है। दक्षिण हिंद महासागर में है। क्यूराइल सखालिन के पास पड़ता है। प्यूर्टोरिको जो वेस्ट इंडीज है, प्यूर्टोरिको कंट्री उसके पास, वो वेस्ट पश्चिमी द्वीप समूह वहां का है। ठीक है। इस साइड में ट्रिक बनाई हुई है मैंने, इसको आप खुद पढ़ना और समझना फिर कैसे काम कर रही है। ठीक है। हर एक का पहला अक्षर है। ठीक है। तो ये मैंने इस हिसाब से बनाई थी। अब इस पर आ जाइए। डेटम रेखा, एक ये टर्म है। डेटम रेखा क्या होती है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। ये आपसे पूछ लेंगे कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, समुद्र तल की ओशियन जो सी फ्लोर होता है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसे ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेटम रेखा। ठीक है। फैक्चुअल सवाल है लेकिन आपको याद रखना है। अब आता है आपका सबमरीन कैनियंस, अंतःसागरीय कंदराएं कहाँ बनती हैं? जो हमने पढ़ा था ना मगन ढाल पर बनती हैं, ये वो हैं। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ। ठीक है।